हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तक आप लोगों ने बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर लिया है। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बारे में आपको कुछ बता दूं कि क्या उसके आपको फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटा, तीनों पोर्शन जो हमारे पास होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसमें से ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कंपैरेटिवली कैसी है बेटा? कंपैरेटिवली अप्रोचेबल है। अप्रोचेबल से मेरा मतलब क्या है? दैट इज वेरी इजी, बहुत इजी है। और ये स्कोरिंग है। क्या है बेटा? स्कोरिंग। बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सको। क्यों? इसमें पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन गलत ना होने की। आता है तो कर जाओगे, नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेप पे कुछ गलत हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास और आप अप्रोच कर पाओगे अगर आपको चीजें आती होंगी। नेक्स्ट, अगर हम बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें, दैट टेक्स लेस टाइम, कंपैरेटिवली टेक्स लेस टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी है। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बेटा, वो नोट्स तो लिखने ही लिखने हैं, जो पीपीटी आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आएगी, प्लस एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लाइन टू लाइन रीड करनी है। एवरी डे आपको क्लास के बाद डीपीपी मिलेगी। आपको वो डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अपने नोट्स को रोज रिवाइज करके आना है। जैसे कि आज की क्लास आपको मिली है, इस आज की क्लास को कल की क्लास देखने से पहले उसको रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? एक सेपरेट कॉपी बनानी है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और इसमें जैसे जैसे हम चीजें डिस्कस करते जाएंगे वो चीजें आपको अपनी कॉपी में हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है, सबसे पहला चैप्टर है बेटा हमारे पास, दैट इज, क्या नाम है उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीरियोडिक टेबल। राइट, वो पीरियोडिक टेबल पूरी कैसे बनी। अब पूरी पीरियोडिक टेबल हमें ऑन द टिप्स कैसे होगी? जब हमको समझ में आएगा कि उसमें एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो मतलब मान लो कि एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उन 100 स्टूडेंट्स को हमें क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड में है, यानी कि कौन कौन सी क्लास में है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम हर एक की एटॉमिक रेडियस नहीं याद रख सकते, हर एक की हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। तो उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट है, सबने इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी इन अ सिस्टमैटिकली मैनर, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ सके। ठीक है, तो जितने भी साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी जो भी थ्योरी दी, वो सारी थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। हर थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हमारा जो चैप्टर शुरुआत होगी वो होगी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे के माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है कि मैम हमें जब पता है कि वो थ्योरी गलत है तो हम वो थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं। राइट, ये हर बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट आता है कि हम वो पढ़ क्यों रहे हैं, और फिर हम उसको बोल देते हैं कि केमिस्ट्री बोरिंग है। हम उस चीज को इसलिए पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि गलत थ्योरी क्या दी गई थी, कल को हमें थ्योरी देने का मन हुआ और हम अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या दिया गया, क्या कंसेप्ट्स यूज किए गए और उनके क्या फ्लॉज थे। इसीलिए ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें करेक्ट किया है जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हुए हैं, और हम वो पढ़ेंगे जो लास्ट में सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
वन बाय वन हम सारे लॉस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बढ़े बेटा इस चैप्टर में, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था लेवोइसियर। क्योंकि मेंशन नहीं है इसलिए मैंने भी उसे एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम ट्राई करेंगे कि हम आज वो सभी थ्योरीज डिस्कस कर ले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक दी गई थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इन एलिमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सबसे पहला लॉ जो दिया गया था वो था बेटा लेवोइसियर का। उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे। उन्होंने सिंपली क्या किया था, उन्होंने सिंपली एलिमेंट्स को अरेंज किया था दो पार्ट में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, जहां पर आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जहां पे आपने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जहां पे आपने मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। इसी तरीके से उन्होंने अरेंज किया दो तरीके से, सिंपली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जो कि नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। क्यों लूज और क्यों गेन करते हैं, ताकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, उससे क्या होगा, वो स्टेबल माने जाते हैं। तो इस चीज को फर्दर डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। नंबर 1 दैट इज मेथड्स ऑफ डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया बेटा डोबेरेनियर्स की बात करें अगर हम, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ट्राइड्स में, 3-3 के ग्रुप बना दिए। मतलब अगर मान लो एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और हमने कहा कि एक बेंच पे 3 बच्चे बैठेंगे, और वो जो 3 बच्चे बैठे हैं एक बेंच पे, जो 3 बच्चे बैठे हैं वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं, लाइक ए, बी एंड सी। किस तरीके से बैठे हैं बेटा, दैट इज ए, बी एंड सी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ए एंड सी है, क्लियर, ये जो ए एंड सी एलिमेंट है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका एवरेज प्रॉपर्टी रखता है ये बी। यानी कि एक बेंच पे जिन 3 स्टूडेंट्स को बैठाया जा रहा है उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से है, जो मिडिल एलिमेंट है वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज है इन दियर प्रॉपर्टीज एज वेल एज दे आर अरेंज्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने बनाए ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या होते हैं बेटा, उन्होंने क्या बनाए, ट्राइड्स। अगर हम बात करें कि ये ट्राइड्स क्या होते हैं, दीज ट्राइड्स आर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से सिमिलर थी। तो अकॉर्डिंग टू डोबेरेनियर ट्राइड्स, उन्होंने एलिमेंट्स को ट्राइड्स में अरेंज किया, और ट्राइड्स में उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनकी एवरेज प्रॉपर्टीज रखता है सेंटर वाला एलिमेंट बी। तो उन्होंने सिर्फ ट्राइड्स बनाए, 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और मैथमेटिकली क्या हो रहा था, मैथमेटिकली ये जो ए, बी और सी स्टूडेंट थे, जो मास ऑफ एलिमेंट ए प्लस मास ऑफ एलिमेंट सी डिवाइड बाय 2, यानी कि ए और सी एलिमेंट का जो एवरेज था वो बी के मास के बराबर था मैथमेटिकली। तो दो चीजें, पहली बात उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द मास अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। क्या, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उन्होंने अरेंज किया। मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ first and third element, and this law is applicable for 3 sets. Generally ये 3 sets के लिए applicable था, लेकिन कुछ और भी केसेस ऐसे आए जहां पर ये applicable था, बट हमने फर्दर और स्टडी करने की कोशिश की तो ये सेट भी applicable नहीं था। होल सोल करना क्या चाहते थे, ये एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहते थे कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिडिल एलिमेंट की एवरेज है, यानी कि जो मिडिल एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है वो फर्स्ट एंड थर्ड की एवरेज प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो हमने जो 3-3 के सेट्स देखे उनमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मेंशन किया हुआ है बेटा। द मास ऑफ एलिमेंट बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एलिमेंट बी। तो यहां पर एम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, दैट एम ए रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एलिमेंट ए, मास ऑफ एलिमेंट ए। यहां पर एम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एलिमेंट बी। और यहां पर एम सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
मास ऑफ एलिमेंट सी। तो इस केस में सिंपल उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए और उसमें कहा कि पहला क्या कि इनको एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, जो मिडिल एलिमेंट का मास है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज है। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहले वाला सेट। क्या सेट है हमारे पास, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्या है बेटा हमारे पास, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इस केस में अगर हम लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को देखते हैं तो यहां पर एक स्लाइड ले लेते हैं हम। यस बेटा देखो यहां पर देखो, हमने लिया एग्जाम्पल क्या, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक सेट में प्रेजेंट थे। अगर हम बात करें इनके मास की तो क्या मास होता है बेटा, लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 एंड पोटेशियम का कितना होता है बेटा, पोटेशियम का होता है 39। तो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट यानी कि मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होना चाहिए, ठीक है, ये फॉलो होना चाहिए। तो देख लेते हैं जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। तो लिथियम का मास कितना होता है बेटा 7 प्लस पोटेशियम का मास कितना होता है 39, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 46 डिवाइड बाय 2 दैट इज 23। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल ये चीज प्रूव हो रही है। तो उन्होंने ट्राइड्स बनाए, 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और क्या प्रॉपर्टीज उन्होंने डिफाइन की कि जो मिडिल एलिमेंट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो होगा उस ट्राइड का, उसकी प्रॉपर्टीज का एवरेज है। साथ के साथ जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज होगा। नेक्स्ट सेट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। अगर हम बात करें तो कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा, कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रोंटियम का मास कितना होता है 88 एंड बेरियम का कितना होता है 137। अगर हमें प्रूव करना है कि यहां पर भी ये लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं तो हम क्या करेंगे, दैट मास ऑफ स्ट्रोंटियम दैट इज द मिडिल एलिमेंट दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ बेरियम डिवाइड बाय 2। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट कौन है, कैल्शियम एंड बेरियम। तो यहाँ पे रख के देखा बेटा, कैल्शियम का मास कितना 40 प्लस बेरियम का कितना 137 दैट इज डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 88.5। तो हेंस यहां पर भी ये चीज फॉलो हो रही है। क्लियर, क्या, दैट द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। सिंपल। तो डोबेरियर्स ने क्या किया बेटा, उन्होंने जो ट्राइड्स बनाए उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया दैट जो मिडिल एलिमेंट का मास था वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज था। नेक्स्ट, और कौन कौन से सेट थे बेटा जिन पे ये एप्लीकेबल था, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप प्रूव करके देख सकते हो बेटा। क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का मास होता है 35.5। ब्रोमीन का मास कितना होता है बेटा, ब्रोमीन का होता है 80। और आयोडीन का मास कितना होता है बेटा, आयोडीन का होता है 127। यहां भी प्रूफ करके आप देख सकते हैं 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 करोगे अप्रोक्सीमेटली 80 आ जाएगा। तो यहां से डोबेरियर ट्राइड्स थे जिन पे ये लॉ एप्लीकेबल था। और किस किस पे एप्लीकेबल था बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, फर्स्ट ट्राइड हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकंड हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, थर्ड हो गया बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये जो ट्राइड था ना बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज अ रॉन्ग ट्राइड, इस पे ये एप्लीकेबल नहीं था। और किस किस पे ये, इसके अदर एग्जाम्पल्स भी है बेटा। तो अदर एग्जाम्पल्स आप चाहो तो प्रूव करके देख लेना। वहां पर इनिशियली ऐसा देखा गया था कि 3 ही सेट थे जिन पे ये एप्लीकेबल था, लेकिन और भी सेट थे जिनके लिए ये एप्लीकेबल था। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जो पोटेशियम का मास होगा, जो सीजियम का मास होगा, दैट इज एवरेज ऑफ रुबिडियम। तो दो चीजें थी बेटा, नंबर 1 मैथमेटिकली मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, प्लस
प्रॉपर्टीज। तो ट्राइड्स में अरेंज करने का जो रीजन था वो रीजन यही था बेटा कि तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको अरेंज किया गया उन ट्राइड्स में, यानी कि उनके एलिमेंट्स कैसी होंगी, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। प्लस मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मिडिल एलिमेंट का मास फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा। इन दोनों में से अगर एक भी चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही है, दैट मींस वो डोबर-नियर ट्राइड्स को फॉलो नहीं कर रहा था। और कौन कौन से सेट हैं बेटा जो आपने पढ़े हुए भी है? नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। ये एलिमेंट्स के नाम हम देखेंगे और भी जगह। और कौन कौन से हैं बेटा जिस पे एप्लीकेबल था? दैट इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ये भी वो सेट थे जिन पे डोबर-नियर ट्राइड्स एप्लीकेबल था। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन यही थी कि ओनली सर्टेन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था और किसी भी सेट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इसकी लिमिटेशंस यही थी बेटा, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखना है कि ये किस बेसिस पे दिया गया था। तो डोबर-नियर ट्राइड्स, ट्राइड्स is all about group of three elements having similar property in which the mass of middle element is the average of first and third। वो हमने प्रूव किया। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने बेटा, ये ट्राइड्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, chlorine, bromine, iodine, and the next one is potassium, rubidium, cesium, sulfur, tellurium, selenium, tellurium, and phosphorus, arsenic, antimony। इन पे एप्लीकेबल नहीं है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे इन पे ये एप्लीकेबल नहीं था, ये इसका ड्रॉबैक था। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? अब इन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं था भाई? अगर इसकी हम बात करें इन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं था, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो तीनों की प्रॉपर्टीज तो लगभग सिमिलर है, कॉइनेज मेटल्स हैं, लेकिन स्टिल उनका मास वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा था, इसलिए वो एप्लीकेबल उस पे नहीं है। तो यहां वैसे मैंने मेंशन कर रखा है नॉट एप्लीकेबल फॉर दीज एज वेल एज, लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर not applicable for D and F block elements। क्लियर? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। क्लियर? और बच्चों नोट्स आपको साथ साथ नहीं लिखने हैं, ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ समझना है, समझते समझते चीजें आपको लर्न हो जानी है, और उसके बाद आपको जब आप नोट्स लिखो तो वो आपको तब लिखने हैं। ठीक है? इससे आपको चीजें जल्दी याद होंगी। तो ये इसके बेटा लॉस्ट फ्लॉज थे। क्या फ्लॉज थे बेटा? नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इससे याद रखना। और भी सेट हमारे पास ऐसे थे लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो भी ट्राइड्स बनाए गए लेकिन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, उन पे मास वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है? रेस्ट उसी तरीके से बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज बट मास वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन पे भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? तो डोबर-नियर ट्राइड्स इज ऑल अबाउट ट्राइड्स के सेट में अरेंज किया गया, और किस तरीके से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, मिड जो उनका एटॉमिक मास है वो मिडिल एलिमेंट के एवरेज, जो मिडिल एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है वो फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज है। ठीक है? तो इस तरीके से ये था बेटा डोबर-नियर ट्राइड्स, और ये थी इसकी फ्लॉज। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो कंसेप्ट आया, अगेन कंसेप्ट वही है, वो एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते थे कुछ इस तरीके से ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ पाए। तो जैसे हमारे म्यूजिक में होते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो इस केस में हमारे पास नेक्स्ट एवरी एट्थ एलिमेंट क्या है? सा। तो सेम उसी तरीके से न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, सो दैट जो हर एट्थ एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर आई। अगेन कोशिश क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, राइट? तो न्यूलैंड ने भी क्या किया था बेटा? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन एवरी एट्थ एलिमेंट शोज रिजेम्बलेंस विद फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में होता है। कैसे बेटा? देखो, सा, रे,
गा मा पा धा नी सा। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सा। तो सेम इसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये हमारे पास कुछ म्यूजिकल नोट्स होते हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, जो एवरी 8th एलिमेंट है वो सेम है, सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट, सेम एज इट इज। यहां पर क्या था, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, जितने भी लॉज बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए गए हैं सब में एटॉमिक मास ही कंसीडर किया गया है जनरली। ठीक है, तो देखो बेटा, उस टाइम तक नोबल गैसेस थी नहीं, नोबल गैसेस नहीं थी, इनर्ट ये ग्रुप 18 था ही नहीं, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये एलिमेंट्स थे ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तब ये रूल फॉलो अप हो रहा था। कैसे बेटा? लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब 8th एलिमेंट कौन सा आया हमारे पास? फ्लोरीन। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब इस केस में आप देखो बेटा, ये जो लिथियम है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था सोडियम के साथ यानी कि जब एलिमेंट्स को सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया गया तो जो एवरी 8th एलिमेंट है वो रिजेम्बलेंस शो कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट के साथ। लाइक कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो एवरी 8th एलिमेंट शोज रिजेम्बलेंस विद द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने कहा उस टाइम तक इनका जो थ्योरी दिया गया था, हम तो सिर्फ एक पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में जितना मेंशन है, इनके अकॉर्डिंग एक और पॉइंट दिया गया था कि टोटल 56 एलिमेंट्स है ये पीरियोडिक टेबल में और आगे कोई डिस्कवरी नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए और उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं तो टोटल 118 एलिमेंट्स है, राइट? तो और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। तो ये इन्होंने अपना लॉ दिया था बेटा, जिसमें सिंपल सा कंसेप्ट, अगेन अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। क्लियर? जब यहां पर सिमिलरिटीज आ रही थी प्रॉपर्टीज में, लेकिन आफ्टर कैल्शियम, जब हमने आफ्टर कैल्शियम इस चीज को फॉलो अप करने की कोशिश की तो ये चीज फॉलो नहीं हो रही थी इस केस में। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही था, दैट इज वैलिड अप टू कैल्शियम। इस टाइम तक नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, जब डिस्कवर हुई और यहां पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा गया तो वो रूल अब फॉलो अप नहीं हो रहा था, जैसे कि न्यूलैंड जी ने कहा था। क्या कहा उन्होंने? कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास तो एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात करते हैं अब हम इनकी डीमेरिट्स की, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या है बेटा डीमेरिट्स? नंबर 1, वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। कहां तक एप्लीकेबल था बेटा? सिर्फ कैल्शियम तक। आगे जाकर जब हमने प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करी, लाइक हमारी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी क्रोमियम से, बट सिलिकॉन क्या है बेटा? सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल बट क्रोमियम इज अ मेटल। क्लियर? दोनों में ये डिफरेंस है। तो एवरी 8th एलिमेंट अब फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा था। तो दैट इज ओनली वैलिड अप टू, कहां तक वैलिड है बेटा? सिर्फ वैलिड है कैल्शियम तक। सेकेंड, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ये इसका डीमेरिट क्यों है? क्योंकि इसने डिस्कवर नहीं किए, लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए और फिर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तब ये रूल फॉलो अप नहीं हो रहा था कि हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करे। थर्ड क्या था बेटा? मोर देन 1 एलिमेंट एट 1 प्लेस। मैंने कहा ना, उन्होंने क्या किया, एक प्लेस पर उन्होंने 2 एलिमेंट रखे थे और वो 2 एलिमेंट थे कोबाल्ट और निकल। अगर हम एक प्लेस पे 2 एलिमेंट को रख रहे हैं तो ये तो लॉ फॉलो हो ही नहीं रहा, एक प्लेस पे तो एक ही एलिमेंट को रखा जाए, और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो वो तो इनके रूल को ही क्या कर रहा है? अनरूल कर रहा है, उन्हीं के रूल को तोड़ रहा है, बिकॉज एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किए गए थे। ठीक है, तो ये इनके डीमेरिट्स से बेटा इंपॉर्टेंट, 2 एलिमेंट्स इन सेम ब्लॉक, ये इनके इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स थे। तो हमने अभी तक बेटा सिर्फ 2 लॉ डिस्कस किए मेनली। लवाइजियर का तो बस सिंपल सा था, मेटल नॉन मेटल में अरेंज कर दिया था उन्होंने, मेटलॉइड्स की कोई जगह नहीं थी, ये उनका लिमिटेशन था। जो मेंशन है नंबर 1, डोबनियर ट्राइट्स, सिंपल 3-3 के सेट बनाए थे, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था फर्स्ट और थर्ड का एवरेज था।
नेक्स्ट बात करते हैं हमने जो भी रिसेंटली डिस्कस किया, दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया, तब तक नोबल गैस नहीं थे। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेम्बलेंस थी, सिमिलर थी। क्लियर? नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास आया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, दैट इज टेल्यूरिक हेलिक्स। नाम आपने सुना हो, क्योंकि जिन्होंने इसे दिया था उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम है AEB डीकैनकॉर्टॉइज। किसने दिया था बेटा? AEB डीकैनकॉर्टॉइज। इन 1862 उन्होंने अपना लॉ दिया था, बट ये लॉ ज्यादा एप्लीकेबल रहा नहीं, ना ही एप्लीकेबल चला, ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उनको अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगेन जो लॉ दिया गया एटॉमिक मास के बेसिस पर दिया गया। क्या बोला गया? दैट अगर हम एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, बट ये लॉ भी ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना, स्टडी करना, क्योंकि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, जिसे आगे जाके हम पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। और ये सब करने का रीजन क्या है? ये सब करने का रीजन है कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स सिमेट्रिकल वे में होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना इजी हो जाएगा। लेकिन यहां से ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया और यहां से और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये तो फेल हो गया था। इसे हम टेल्यूरिक हेलिक्स इसीलिए बोलते हैं, टेल्यूरिक हेलिक्स इसे हम इसीलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि लाइक अ हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। दैट इज टेल्यूरिक हेलिक्स। डिस्कवर किया था बेटा AEB डीकैनकॉर्टॉइज ने इन 1862। इजी। क्लियर? नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास है दैट इज लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा एलिमेंट्स की, कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक एटॉमिक मास हो गया, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया और एलिमेंट्स को फिर अरेंज किया। उन्होंने जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आया, उसके बेसिस पर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ कुछ इस तरीके से था। क्लियर? अब ये जो ग्राफ उन्होंने बनाया, यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली किसकी? एलिमेंट्स की। अब एक बात बताओ, हम कैसा मानकर चलते हैं? एटम को हम स्फेरिकल मानकर चलते हैं। कैसा मानकर चलते हैं बेटा? स्फेरिकल मानकर चलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। एंड हियर r स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस को हम रिलेट कर सकते हैं एटम के मास से। दैट मीन्स रेडियस जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। मान सकते हैं बेटा? तो इस रिलेशन को कंसीडर करते हुए हमारे पास जो ग्राफ आया वो किस तरीके से आया और उससे क्या कंक्लूजन्स आए वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ग्राफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक डेंसिटी हुआ, क्या? लाइक डेंसिटी हुआ, लाइक मेल्टिंग पॉइंट हुआ, लाइक बॉइलिंग पॉइंट हुआ, एटॉमिक वॉल्यूम हुआ विथ एटॉमिक मासेस। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और जो ग्राफ हमारे पास आया वो कुछ इस तरीके से आया। किस तरीके से आया बेटा? लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ आया। अब ये जो ग्राफ हमारे पास आया, इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे देखी जाए? तो इसमें 3 तरीके की पोजीशंस को ऑब्जर्व किया गया बेटा। एक पोजीशन कौन सी? ये जो पीक पोजीशन है। क्लियर? ये जो पीक पोजीशन है। एक पोजीशन कौन सी बेटा? जो डिसेंडिंग पोजीशन है, जब कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। और एक पोजीशन कैसी बेटा? जो असेंडिंग पोजीशन है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 3 पोजीशन थी। तीनों पोजीशन को मैं अलग अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगी। अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसके बेसिस पर ये रिलेशन आया। तो इस केस में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा? हमारे पास क्या एलिमेंट्स होते हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स है लाइक ली, बे, ब, क, न, ओ, प, नी। क्लियर? इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक मास का,
उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, फिर से सोडियम, मैग्नीशियम। तो हम ये देख रहे हैं बेटा, हम आगे जाके पढ़ेंगे ये चीज, अभी हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा हमने पढ़ा है, आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट ये कंसेप्ट है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसका रेडियस डिक्रीज हो रहा है, और अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एटम इज इन स्फेरिकल फॉर्म, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस से हम वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। और अगर ये चीज हम देखें तो ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ था वो जनरली 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई थी। नंबर 1 फॉर अल्कली मेटल्स, दैट इज लीना की रब से फरियाद, 1 ग्रुप एलिमेंट। सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज बेटा मांगे कन्या सुंदर, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और थर्ड थे हेलोजेंस, यानी कि लोथर मेयर क्लासिफिकेशन से जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास आया वो किस तरीके का था, देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट मास भी इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, और उसमें हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में इधर जो ग्राफ आया ना बेटा, उस ग्राफ में जो पीक पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई की बेटा, वो ऑक्यूपाई की अल्कली मेटल्स ने। किसने ऑक्यूपाई की बेटा, अल्कली मेटल्स ने, दैट इज लीना की रब से, अगर एक और पीक होगा तो से फरियाद, ठीक है, अल्कली मेटल्स ने ऑक्यूपाई की। क्यों भाई, क्योंकि इनका अगर हम देखें इनका साइज सबसे ज्यादा होता है, इनका साइज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है, तो अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा होता है। अगर साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, दैट्स व्हाई उनका ग्राफ इस तरीके से आया। और इसी तरीके समझना चाहे आप, एटॉमिक वॉल्यूम को इधर रख लो, एटॉमिक मास को इधर रख लो, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इन्होंने पीक पोजीशन को ऑक्यूपाई किया। उसके बाद क्या ऑब्जर्व हुआ, जो अल्कलाइन मेटल्स थे, जो अल्कलाइन मेटल्स थे उन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की बेटा, उन्होंने जो पोजीशन ऑक्यूपाई की थी वो थी डिसेंडिंग पोजीशन। कौन सी बेटा, डिसेंडिंग पोजीशन। तो हमारे पास यही ऑब्जर्वेशंस आए, देखो बेटा यहाँ पर नंबर 1 मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे हमारे पास, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की बेटा, पीक ऑफ द वेव्स। जो वेव्स आई वो वेव्स किसका ग्राफ थी, वो ग्राफ थी एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पर। जो पीक पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई किया बेटा, अल्कली मेटल्स ने। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, उन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की बेटा, डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द वेव्स। और जो हेलोजेंस थे, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे बेटा, उन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की, उन्होंने बेटा ऑक्यूपाई किया द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व्स। क्या बेटा, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व्स। तो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन के ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम यहाँ प्लॉट भी कर सकते हैं। इन कर्व्स की डिसेंडिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारे पास अल्कलाइन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एक और पीक बना लेना, दैट इज बेरियम। क्लियर। सेम उसी तरीके से असेंडिंग पोजीशन पे कौन प्रेजेंट था, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन जो था, सिंपली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, लाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, जहां से जो ऑब्जर्वेशंस आई वो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर वन ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स, अब सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ने पीक पोजीशन ऑक्यूपाई की, तो एक तरीके से अरेंज हो गए। सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ने असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई की, एक तरीके से हो गए। और सारे
जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, उन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की बेटा? डिसेंडिंग पोजीशन। तो ये तीन एक तरीके से अरेंज हो गए थे। लेकिन अब तक हमने जितने भी ग्राफ डिस्कस किए उनमें हम मैक्स टू मैक्स 20 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ पा रहे थे। यहां पर हम 9 to 10 to 12 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ पा रहे थे। और हमारा टारगेट क्या था? एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरीके से इन अ ग्रुप और इन अ टेबुलर फॉर्म अरेंज करें कि हम मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ पाए। तो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन भी जो था वो भी क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। इसके भी यही डीमेरिट्स थे कि बहुत ज्यादा तक ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। एंड फिर हमारे पास आया दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों कितने एफर्ट्स दिए गए। हम एक बार में हार मान लेते हैं, ठीक है, हम एक बार में हार मान लेते हैं। कैसे? कि भाई हमने तो बहुत मेहनत कर ली। तो आप सभी को बोल रही हूँ बेटा, ड्रॉपर्स, ये मेरा फेवरेट बैच है। मतलब लिटरली जब लॉन्चिंग भी हुआ होगा तब भी आपने सुना होगा, मतलब जो नीट ड्रॉपर बैच है, मैं तब से वेट कर रही थी इसकी क्लासेस का। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उस जोश के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। पता है बच्चों होता क्या है, जब बैच ये शुरू हुआ होगा आप फुल एनर्जी के साथ आए होंगे, ये होता है। लेकिन मिड तक आते आते यही सबसे टफ टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे बैकलॉग होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रेशर होता है। एक बार का रिजल्ट आ चुका होता है, दूसरा पेपर आने वाला होता है। तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है बेस्ट तरीके से। जो जोश आपने शुरुआत में रखा था उस जोश को फिर से शुरू कर देना, उसको कंटिन्यू रखना और उसको एंड तक रखना जब तक पेपर नहीं हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बोलने वाली थी और मैं फिर से बोल रही हूँ कि एफर्ट्स देने हैं, अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, टारगेट के बारे में सोचना है, अपने एम के बारे में सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। रिजल्ट के बारे में मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना काम है अपना बेस्ट देना, और वो बेस्ट देने के लिए वो एनर्जी होल ईयर रखनी पड़ेगी बेटा। होगा, ऐसा भी फेज आएगा ऐसा लगेगा मुझसे ना हो पाएगा, बट तुम्हें भी ऐसा लगेगा तो फिर औरों को तो यही लगता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलूंगी बेटा कि जिस एनर्जी के साथ आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वो एनर्जी मेंटेन रखना और एंड तक रखना। ये मिडिल वाला टाइम सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि लास्ट में भी पेपर का प्रेशर आता है ना, हम फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मिडिल वाला टाइम हमने ऐसे ही जाने दिया, वो टाइम भी बहुत फिर बाद में सताता है। ठीक है, अब आप देखो एक एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कितने सारे एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। इतने साइंटिस्ट आए, इतने फेलर्स हुए, लेकिन उस पर कोशिश तो बंद नहीं हुई। तो फिर आए मेंडलीव जी, और अब तक का बेस्ट मॉडल मेंडलीव ने ही दिया। उन्होंने भी कंसेप्ट ये यूज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो क्या बोला उन्होंने कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आएंगी एलिमेंट्स की वो सिमिलर आएंगी, जो वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। तो मेंडलीव ने मैक्सिमम एलिमेंट्स अब तक उन्होंने अरेंज किया इन अ टेबुलर फॉर्म। उन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था अपनी टेबल के अंदर, राइट? क्या कहता है बेटा इनका पीरियोडिक लॉ? दैट various physical and chemical properties of an elements are periodic function of their atomic masses। अब तक जितने भी थे एटॉमिक मास ही यूज कर रहे थे, इन्होंने भी एटॉमिक मास का ही यूज किया है। ठीक है, दैट इज एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मासेस में, सिंपल, और उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी। क्लियर? इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको इन अ करेक्ट वे अगर हम डिफाइन करें तो वो हम ये लिख सकते हैं दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic masses then their physical and chemical properties are repeated after a fixed interval of time।
आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? ये इनका लॉ का मतलब था। तो आपको मैं मतलब समझाने जा रही थी बेटा, यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, स्कूल में जब आप जाते थे पीरियड्स लगते थे, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो ये क्या होता है, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो चीज रिपीट हो रही है उसे हम कह रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि सिंपली जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, राइट? अब उन्होंने जब ऐसा किया तो हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं, हर चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या थे बेटा इसके? एडवांटेजेस ये था कि फर्स्ट टाइम ग्रुप वाइज स्टडी हुई बहुत अच्छे से, मैक्सिमम एलिमेंट्स इंक्लूड हुए जिनकी प्रॉपर्टीज को एक साथ बताया गया, लेकिन जो फ्लॉज थे वो भी कम नहीं थे। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि एलिमेंट्स को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने खुद ही की टेबल में कुछ एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज कर रखा था, पहला फ्लॉ। दूसरा फ्लॉ, इन्होंने क्या किए थे, कुछ सब ग्रुप्स बनाए थे, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, वो भी फॉलो नहीं हो पाया एक सर्टेन टाइम तक। इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए उसमें कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जिसमें डिसिमिलर एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है वो एक ग्रुप में थे, और ऐसे भी कुछ ग्रुप बने जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी लेकिन वो अलग अलग ग्रुप में डाल दिए गए। हाइड्रोजन के लिए कोई पोजीशन नहीं दी गई, हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक फिक्स नहीं है। लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, आइसोटोप्स, इनकी कोई पोजीशन नहीं थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनकी कोई पोजीशन नहीं है, वो आज भी नहीं है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। इनके क्या क्या मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज बेटा, ग्रुप वाइज स्टडी इज पॉसिबल फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने जब डोबरनियर देखा नॉट सक्सेसफुल, लोथर मेयर कुछ ही सेट्स उन्होंने बनाए, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आगे जाके एप्लीकेबल ही नहीं था, उन्होंने ग्रुप वाइज स्टडी फर्स्ट टाइम पॉसिबल हुई। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन किया था। आपने बेटा पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं, और उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और ये जो n फैक्टर होता है वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है बेटा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी है, और अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस करके हम उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर मैं लिख सकती हूं बेटा दैट एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, लिख सकते हैं बेटा यहां पर ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो बेरिलियम था ना बेटा, बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास होता है, दे रखा था 4.5 और उसकी वैलेंसी दे रखी थी 3, और अगर ऐसा है कि उसकी वैलेंसी 3 है और इक्विवेलेंट मास 4.5 है, उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास उसके अकॉर्डिंग, तो इसकी वैलेंसी 3 आ रही थी। अगर ऐसा है तो एटॉमिक मास बराबर क्या, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। और अगर ऐसा है तो जो एटॉमिक मास था बेरिलियम का वो आ रहा था 13.5, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट किया, उसकी वैलेंसी करेक्ट किया, और उसकी वैलेंसी होती है 2 और उसका एटॉमिक मास होता है बेटा 9, जो कि हम अभी भी यूज करते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है। तो ये दूसरा इनका एडवांटेज था बेटा कि इसका एटॉमिक मास करेक्ट किया गया। नेक्स्ट एडवांटेजेस बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्होंने उनकी पोजीशन को भी वेकेंट रखा। क्या रखा बेटा, उनकी पोजीशन को भी वेकेंट रखा, और उसके बाद जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए उन पोजीशन पर जब उन्हें रखा गया तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आई।
तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि जो है भी नहीं अभी उसके लिए जगह छोड़ी गई, और जब वो डिस्कवर हुआ और जब एलिमेंट रखा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप में बिल्कुल एप्लीकेबल हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल ईका, उनका नाम क्या रखा गया, ईका सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के बाद जो आएगा उसे बोला गया ईका सिलिकॉन। ईका का मतलब बेटा संस्कृत में होता है नेक्स्ट टू। क्या होता है बेटा, ईका का मतलब क्या होता है, ईका का मतलब होता है दैट इज नेक्स्ट टू, इसके बाद जो आने वाला है उसे हम कहते हैं बेटा नेक्स्ट टू। क्लियर। तो ईका सिलिकॉन के बाद कौन आया, जर्मेनियम। ईका एल्यूमिनियम के बाद कौन आया, गैलियम। ईका बोरोन के बाद स्कैंडियम। ईका मैग्नीज के बाद टेक्नीशियम। अब तुम्हें याद करना ही है, और याद करना है तो ट्रिक बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बेटा सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, SI। जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है, जर्मेनियम का Ge। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Al। गैलियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Ga। बोरोन का सिंबल क्या होता है बेटा, B। स्कैंडियम का सिंबल होता है बेटा Sc। मैग्नीज का सिंबल होता है Mn, और टेक्नीशियम का सिंबल होता है Tc। अब इस केस में हम कैसे याद करें, इनका पेयर लिख देते हैं बेटा। क्या पेयर है हमारे पास, दैट इज SiGe। क्लियर। यहां पे क्या पेयर है बेटा, एल्यूमिनियम गैलियम। यहां पे क्या, बोरोन स्कैंडियम। यहां पे क्या है बेटा, Mn टेक्नीशियम। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई किसकी जगह कौन आया, किसकी जगह कौन आया, याद रखो बेटा। SI से सीता, सीता गीता, बबीता नहीं है, ठीक है, सीता गीता। सीता गीता, ये मीता लग रहा है मुझे, तो गीता कर देते हैं, ऐसा लग रहा है मैंने गुजराती लिख दी हो। सीता गीता। क्लियर। सीता गीता अलग है, अलग। क्लियर। अल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, ग स्टैंड्स फॉर गैलियम। BSc सिंपल, BSc नहीं, BSc नहीं करना। तो नीट की तैयारी कर रहे हो, इतने अच्छे से तैयारी करो कि MBBS ही करना, ठीक है। BSc ना करनी पड़े, B फार्मा ना करना पड़े, BDS ना करना पड़े, ठीक है। और MNTC तो उसके लिए मैंने बना दिया है MTech। क्लियर। तो ऐसे याद रख लेना, सीता गीता अलग है, सीता गीता, सीता गीता। ईका सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम अलग है, ईका एल्यूमिनियम के लिए गैलियम। BSc ईका बोरोन के लिए स्कैंडियम SC, राइट। एंड ईका मैग्नीज के लिए टेक्नीशियम। क्लियर हो गया बेटा। तो ये याद रखना, ये वो एलिमेंट्स थे जिनके लिए जगह छोड़ी गई, जगह छोड़ी गई, और फिर जब वो डिस्कवर हुए तो उन्होंने बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज शो की जैसे उनको करना चाहिए था। क्लियर। अब अगर ऐसा है तो मैम प्रूफ करके दिखाइए आप। पहली बात, उन्होंने जो एटॉमिक मास दिए वो भी बिल्कुल वैसे के वैसे निकले, प्रूफ करके दिखा देते हैं बेटा। क्योंकि उसके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से थी, सी 1 by 1। क्लियर। यस, तो हम कहां पे थे, यहां पे, ठीक है। देखेंगे बेटा एग्जाम्पल, जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम की जगह कौन आया, एल्यूमिनियम के बाद आया था कौन सा एलिमेंट, एल्यूमिनियम के बाद आया ईका एल्यूमिनियम की जगह कौन आया बेटा, अलग गैलियम आया। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है एल्यूमिनियम, और इसका होता है गैलियम। नेक्स्ट बेटा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या था, सीता गीता, यानी कि ईका सिलिकॉन, ईका सिलिकॉन। तो ईका सिलिकॉन की जगह कौन आया बेटा, SI की जगह सॉरी, उसके बाद ईका सिलिकॉन नाम दिया गया था, तो सिलिकॉन के बाद जो आएगा उसे बोला गया ईका सिलिकॉन। और डिस्कवर कौन हुआ, दैट इज, क्या नाम है बेटा, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है, दैट इज Ge। क्लियर। अब इस केस में अगर मैं बात करूं बेटा एल्यूमिनियम की, कंपेयर करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। क्लियर। ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, 2। तो एल्यूमिनियम कैसा ऑक्साइड बनाएगा बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3 टाइप का। क्लियर। तो अगर हम बात करें, अगर एल्यूमिनियम Al2O3 टाइप बना रहा है तो गैलियम को भी क्या बनाना चाहिए ऑक्साइड, गैलियम को बनाना चाहिए Ga2O3, और इसने बनाया, प्रॉपर्टी फॉलो हुई सेम उसी तरीके से बेटा। अगर मैं बात करूं दैट इज सिलिकॉन की,
तो कार्बन सॉरी सिलिकॉन कहाँ से बिलोंग करता है, सिलिकॉन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। उसकी हमारे पास वैलेंसी क्या होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो पहले तो कैंसिल आउट करो तो 2:1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर फॉर्मूला क्या आना चाहिए, SiO2, यही आना चाहिए। तो सिलिकॉन, इका सिलिकॉन की जगह कौन आया था, जर्मेनियम। तो ये भी किस तरीके का ऑक्साइड बनाता है, GeO2 टाइप का। सेम उसी तरीके से बेटा ये हाइड्राइड भी इसी तरीके के बनाएंगे जैसा एल्यूमिनियम बनाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा बनाएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये हाइड्राइड बनाएगा AlH3 टाइप का। सेम इसी तरीके से गैलियम ने बनाया GaH3 टाइप का। क्लियर। सेम इसी तरीके से जर्मेनियम ने बनाया, तो जर्मेनियम कैसा बनाएगा, ये बिलोंग करता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी अगर 3 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये कैसा बनाएगा, SiH4। सेम उसी तरीके से इसने बनाया GeH4। सेम इसी तरीके से क्लोराइड बनाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये आपको पता है। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स नेक्स्ट डिस्कवर होंगे उनके लिए स्पेस छोड़ा, किस नाम से, ई का एल्यूमिनियम छोड़ा। किसके लिए बेटा, ई का एल्यूमिनियम उन्होंने छोड़ा, दैट इज गैलियम के लिए। और जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो बिल्कुल वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, किसके जैसी, एल्यूमिनियम के जैसी, क्योंकि उसके ग्रुप में प्रेजेंट था। सिलिकॉन, ई का सिलिकॉन जर्मेनियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स बना रहा था। तो ये इनका बहुत ही अच्छा एडवांटेज था, बहुत ही अच्छा इसका मेरिट था, राइट। नेक्स्ट और क्या मेरिट थे बेटा, अब हम बात करते हैं इनकी एक और मेरिट थी, दैट इज अबाउट ब्रिज एलिमेंट्स। इन्होंने ना ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में बताया और वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ब्रिज एलिमेंट्स सब ग्रुप बनाए थे बेटा, उन्होंने सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। इनका क्या सिग्निफिकेंस था, ये फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये सब ग्रुप्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, देखो हमारे पास क्या थे, ग्रुप्स थे जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, और ये ग्रुप्स दो तरीके से अरेंज कर दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। एक का नाम दिया बेटा सब ग्रुप ए और एक को नाम दिया बेटा दैट इज सब ग्रुप बी। क्या बेटा, सब ग्रुप बी। ये जो सब ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, उन सब ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया, जो सब ग्रुप ए था उसमें इन्होंने किसको रखा, उसमें इन्होंने रखा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। किन्हें बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और आपको अभी पता नहीं है कि ये क्या होते हैं, तो ये जब हम डिस्कवर करेंगे, जब हम डिस्कवर नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। सब ग्रुप बी में उन्होंने किसकी जगह रखी बेटा, यहां पर उन्होंने जगह रखी थी दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, और ये जिन ग्रुप्स में उनको रखा गया उन्हें हम दैट इज ब्रिज एलिमेंट्स, जिनमें हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सोडियम, ये किस तरीके से अरेंज किया, तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास उन्होंने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया, सिग्निफिकेंस क्या था, दो ग्रुप्स बना दिए थे, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, जिसमें उन्होंने जनरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रखा गया। क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने पूरी स्टडी की थी ना, वो स्टडी की थी केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन से ही, यानी कि वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं किसके साथ, वो कंपाउंड्स जो बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को इन ग्रुप में अरेंज किया था कि भाई ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो आज तक फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 की हम बात करें तो ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, हाइड्राइड कैसे बनाएंगे, वो सब सेम टाइप के बनाएंगे, उसके बेसिस पर अरेंज किया गया था। तो ये कुछ उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को सब ग्रुप ए 1A। फॉर एग्जाम्पल बेटा 1A ग्रुप में 1A ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम बोलते हैं S and P ब्लॉक एलिमेंट्स को, एक्सेप्ट ग्रुप 18। ग्रुप 18 को छोड़कर जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड जो बनते हैं वो S और P ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, राइट। और जो 1B ग्रुप है, सब ग्रुप बी जो था, उसमें कौन प्रेजेंट थे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनका पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे ही बेटा जो सेकेंड ग्रुप था, सेकेंड ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट मैग्नीशियम,
सब ग्रुप ए में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एस ब्लॉक एलिमेंट, और सब ग्रुप बी में प्रेजेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उन्होंने जो दो सब ग्रुप बनाए थे वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड बनाए थे, उन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब बात करते हैं क्या, हाँ ये जो हमने बात की ना बेटा ब्रिज एलिमेंट्स की, ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल सकता है पुरानी एनसीईआरटी में, क्या कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं बेटा, ये हम जब अभी स्टडी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशंस आते हैं उसके बेसिस पर हम इन्हें क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर नॉट नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनके डिसएडवांटेजेस की। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने टोटल 63 एलिमेंट्स दिए। कंसेप्ट क्या था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उस केस में उनको ग्रुप्स में अरेंज किया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी पोजीशन छोड़ी, उनकी पोजीशन सिमिलर भी आई। डिसएडवांटेज क्या थे, नो पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई पोजीशन नहीं दी, अभी तक नहीं है। नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पता है ना क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। नो पोजीशन फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इन्हें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इनके लिए भी उन्होंने कोई पोजीशन नहीं रखी। नेक्स्ट बेटा एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर का मतलब क्या था, वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट फॉलो नहीं कर रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक पेयर को फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें हम बोल रहे थे एनोमलस पेयर। यानी कि मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज नहीं थे। याद करने का आपको मैंने ट्रिक बता रखा है। फॉर एग्जांपल आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं, तो हियर आमिर, आमिर स्टैंड्स फॉर आर्गन, खान स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, तो आर्गन का मास होता है 39.9। अगर आप एग्जैक्ट देखो पोटेशियम का मास होता है 39.1, लेकिन पोटेशियम को आपने बाद में रख रखा है। भाई किस कंसेप्ट पे बेस रख रखा है, यहां पर तो इसका मास कम है, मास कम है तो पहले पोटेशियम होना चाहिए था। देन हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। नेक्स्ट बेटा तेरी इच्छा, हियर टी स्टैंड्स फॉर टेल्यूरियम 127.6, आयोडीन 126.9, तो इसका मास क्या है, कंपैरेटिवली कम है। अगर इसका मास कम है तो ये पहले होना चाहिए था ना, बिकॉज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। ठंडा पानी, ठंडा दैट इज थोरियम एंड दैट इज प्रोटैक्टिनियम, पीए स्टैंड्स फॉर प्रोटैक्टिनियम, ये इस तरीके से अरेंज है। मास डिफरेंट है बेटा, इसका मास होता है 232, इसका मास होता है 231। जिसका मास कम है वो तो पहले आएगा, जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आएगा। एंड द लास्ट दैट इज कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का मास होता है 58.9 एंड निकल का मास होता है 58.7। दोनों में से निकल का मास कम है। तो ये वो पेयर्स थे जिनमें एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज कर रखा था, नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक्सेप्शन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लियर, ये याद करने के लिए ट्रिक लिखा हुआ है बेटा। एंड सम एलिमेंट्स आर रिटन इन, यही ड्रॉबैक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये एग्जाम्पल से क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डीमेरिट क्या था, यस ये रिपीट हो गया है बेटा, इस लाइन को फिर से ना लिखें। फिर बेटा कुछ मेंडलीव के ट्राइड्स थे जो डोबरनियर ने दिए थे लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा था, तो ये ट्राइड्स आप याद रखना। जैसे डोबरनियर ने ट्राइड बनाए थे ना, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज एवरेज जो मिडिल एलिमेंट के बराबर होगा, सेम इसी तरीके से मेंडलीव ने भी एक्सप्लेन किया, बट वो फॉलो अप
नहीं हुआ, राइट? फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड platinum. It could not explain the cause of periodicity in properties. उन्होंने explain नहीं किया कि what is the reason behind कि हमारे पास ये properties repeat हो रही है after fixed interval of time. There is no reason for the periodicity. वो भी उसका एक drawback है. Some similar elements, कुछ जो elements similar थे उन्हें different groups में रख दिया गया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी, सेम नहीं थी, उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया. ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. क्या है बेटा? दैट सम सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड सम डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर. दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. क्लियर? तो अब तक हमने जितने भी डिस्कस किए, कौन कौन से डिस्कस कर लिए बेटा? नंबर 1 लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, सिंपली मेटल नॉन मेटल क्लासिफाई किया. नेक्स्ट हमने देखा डोबर्नियर-स्ट्राइट्स. फिर हमने डिस्कस किया दैट इज AEB डीकनकॉर्टाइज, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड एट लास्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अब इसके बाद जो हमारे पास पहली पीरियोडिक टेबल ऐसी आई थी जिसे अरेंज किया गया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है, काम क्या है, हम कर क्या रहे हैं? हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एक सिमेट्रिकल फॉर्म में इनकी स्टडी कर सके. राइट बेटा? तो नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो क्या था बेटा? उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्लियर? जो अब तक हम यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहला काम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहां पर ये मिल जाती है. ठीक है? या फिर आप खुद बनाकर कलरफुल फॉर्म में, जब मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद, क्योंकि हमें शो ऑफ के लिए पिक्चर नहीं लगानी है. अपनी टेबल पे जो स्टडी टेबल है आपको उस स्टडी टेबल पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पेस्ट करना है. क्यों बेटा? क्योंकि चलते फिरते भी आप उसको जितनी बार देखो आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. याद होगी तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो आप देखते जाना साथ साथ. जब हम पी ब्लॉक एस ब्लॉक तक भी पहुंच जाएंगे ना, डी एंड एफ ब्लॉक तक भी, तब भी लगेगा हाँ यार इस पीरियोडिक टेबल के कितने फायदे हैं. और जो नेक्स्ट हमारी क्लास का टॉपिक होगा दैट इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिर वो आपको बहुत 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 इजी लगेंगी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे. और हम कंपेयर करें और हमें ऑर्डर ही नहीं याद है, याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगी. स्टिल एलिमेंट्स के नाम भी याद होने चाहिए. बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि हर चीज इसलिए मत करो कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, लगना भी चाहिए कि मेडिकल के स्टूडेंट हो और हाँ आपको केमिस्ट्री आती है. क्लियर? तो स्कोर तो हमें करना ही है बेटा मार्क्स में, लेकिन हमें चीजों को समझना है, कंसेप्चुअली क्लियर करना है. तो अब तक की बेस्ट टेबल जो दी गई है जिसके बाद कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं आया, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट? काफी साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन था, लेकिन एट लास्ट क्रेडिट किसको मिलता है? जो थीसिस लिखता है, जो उसको एक्सप्लेन करता है. तो इनका जो कंसेप्ट आया था वो मॉसले के एक्सपेरिमेंट से आया था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आपको याद आ रहा हो, एक डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करती थी जिसमें कैथोड एनोड लगे हुए होते थे. ठीक है? कैथोड रे एनोड रे निकल रही होती थी. जब हमने उसमें एक हैवी मेटल को रखा जाए उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो कैथोड रे जब उस मेटल को स्ट्राइक करती है तो एक अननोन रे बाहर निकल के आती है. वो अननोन रे जो थी दैट इज द एक्स रे. और उस एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आई? वो प्रोपोर्शनल आई उस एटम के एटॉमिक नंबर के. और वहां से कंसेप्ट आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कि हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलो, इनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करते हैं, देन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. बाकी आप रटते क्या थे? बिल्कुल जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये ध्यान रखना. आप क्या यूज करेंगे? एटॉमिक नंबर. बात करते हैं बेटा क्या स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया. सेम स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ है दैट if the elements are arranged, that is the more correct statement, if the elements are arranged in increasing order of their atomic number, then their
physical and chemical properties are repeated after a fixed interval of time. After a fixed interval of time क्या होगा, इनकी physical और chemical properties repeat होंगी. और ठीक है, जो आप रटते आए हो बचपन से, बट मोर करेक्ट ये वाला स्टेटमेंट है बेटा जो मैंने आपको अभी बताया. क्या स्टेटमेंट बताया मैंने आपको अभी? दैट जब हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं. बचपन से क्या रटते आए हो तुम? बचपन से क्या, अभी भी तुमने यही रटा होगा. दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर. बट ऐसा मोर करेक्ट स्टेटमेंट पहला वाला है. ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? टोटल 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं. 18 ग्रुप्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं. तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स प्रेजेंट है. तो अब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. राइट, देखेंगे बेटा, मैंने जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया, आपने पढ़ा होगा बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. इस तरीके का आपके पास कैथोड एनोड का कनेक्शन हुआ करता था, इस तरीके से ये कनेक्टेड थे. तो यहाँ से जो रेज निकलती थी, जब हैवी मेटल रखे गए लाइक कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, वो रेज जब इस मेटल से टकराती हैं तो पहले तो रेज अंदर दिख रही थी, बस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी, लेकिन जो बाहर निकल के आई दैट इज अ अननोन रे, एंड दैट अननोन रे इज नोन एज एक्स रे. उस टाइम पे इसका नामकरण ऐसे हुआ था. और इस एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक रिलेशन आया था AZ माइनस AB, मॉसली का एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म हुआ था, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? एटॉमिक नंबर के. क्लियर? उस रिलेशन के बेसिस पर. तो वहां से हमारे पास जो रिलेशन आया क्या था बेटा? दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू AZ माइनस AB. अब इस केस में ये AB क्या है बेटा? ये AB है इंटरसेप्ट. ये यहाँ पर Z क्या है? Z हमारी एक्सिस है, दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज फ्रीक्वेंसी. इसके बीच का ये ग्राफ है. और यहाँ पर A क्या है बेटा? A हमारा स्लोप है. क्लियर? तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इस तरीके का आएगा. दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू AZ माइनस AB. क्लियर? ये हमारे पास आया बेटा मॉसली के एक्सपेरिमेंट से. तब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. राइट बेटा? अब इसके बारे में हम बात करें कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉ क्या है हमने समझा. अब एलिमेंट्स टोटल 118 थे. सब एलिमेंट्स का नाम भी हमें एकदम से याद नहीं होगा, तो एलिमेंट्स का क्या किया गया बेटा? एलिमेंट्स का किया गया यहाँ पर नॉमेनक्लेचर. क्या किया गया बेटा? नॉमेनक्लेचर. और कौन सा नॉमेनक्लेचर किया गया बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर. देखेंगे कैसे. देखो बेटा किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हुआ इन एलिमेंट्स का, ताकि हमें याद हो जाए. तो जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेम उसी तरीके से. क्लियर? तो 1 के लिए हमें यूज करना था अन, 0 के लिए यूज करना था निल, 2 के लिए यूज करना था बाय, 3 के लिए यूज करना था ट्राई, 4 के लिए यूज करना था क्वाड, 5 के लिए यूज करना था पेंट, 6 के लिए यूज करना था हेक्स, 7 के लिए यूज करना था सेप्ट, 8 के लिए यूज करना था ऑक्ट, और 9 के लिए हमें यूज करना था एम. क्या होता है ये? यानी कि किसी का एटॉमिक नंबर कितना भी हो, क्लियर, हमें इन नंबर्स के लिए ये वर्ड्स यूज करने हैं. और लास्ट में क्या लगा देना है बेटा? लास्ट में लगा देना है IUM. IUM. समझ आया किस तरीके से? एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा, देखेंगे ध्यान से. हमें नाम लिखना है उस एलिमेंट का
जिसका एटॉमिक नंबर है 101। क्या है बेटा एटॉमिक नंबर? 101। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 के लिए हमें क्या यूज करना है? मैंने क्या बताया? 1 के लिए यूज करना है अन, 0 के लिए क्या यूज करना है? नील। 1 के लिए फिर से क्या यूज करना है? अन, और लास्ट में क्या लगा देना है? इयम, अन नील अनियम। तो ये आ गया हमारे पास एटॉमिक नंबर 101 के लिए उसका नॉमेनक्लेचर। क्लियर? सेम उसी तरीके से अगर 102 है, 103 है, बस ये याद रखना क्या? अनिल बाय, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड है। क्या है बेटा? क्वाड है, ब्यूट नहीं है, ऑर्गेनिक मत ले आना यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर क्या है बेटा? क्वाड है। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। ये याद रखना बेटा, ठीक है? ये हमारे पास इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, ठीक है? अब कर लेते हैं बेटा क्या क्या इनका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, साथ साथ नाम लिखते चले जाते हैं। तो ये आप कोशिश करना खुद लिखो बेटा। यहाँ पे क्या करना, रिकॉर्डेड लेक्चर है, काश लाइव होता, बिकॉज इकलौता बैच है जिसमें मुझे रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। आप इस तरीके से करना, जब ये क्वेश्चन आए पॉज करना है वीडियो, और उसके बाद सारे आंसर्स खुद लिखने और फिर अपना आंसर मैच करना है। याद तो हो गया होगा बेटा? 1 फॉर अन, 0 फॉर नील, 2 फॉर बाय, 3 फॉर ट्राई, 4 फॉर क्वाड, पेंट, हैक, सेप्ट, ऑक्ट, इन। क्लियर है? लिख लेते हैं बेटा। 101 के लिए क्या नाम होगा? ये मॉसले एक्सपेरिमेंट, बच्चे हेडिंग थोड़ी गलत डल गई है, कोई बात नहीं। ये तो रब भी नहीं हो सकता, इसको मैं सिंपली कट कर देती हूँ बेटा, ठीक है? ये मॉसले एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्लियर? नाम लिख देते हैं बेटा इनका। क्या नाम हो जाएगा बेटा? 101 अभी लिखवाया, अन नील अनियम। 102 अन नील बियम। 103 अन नील ट्रियम। 105 अन नील पेंटियम। क्लियर? 106 अन नील हेक्सियम। लास्ट में IUM लगा देना है। 107 अन नील सेप्टियम। 108 अन नील ऑक्टियम। 109 अन नील इनियम। 110 अन नीलियम। क्लियर? नेक्स्ट 111 अन अनियम। 112 अन बियम। 113 अन ट्रियम। 114 अन क्वाडियम। 115 अन पेंटियम। 116 अन हेक्सियम। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है उन एलिमेंट्स का जो मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर? तो हमारे पास टोटल 118 है, आप लिख लेना 117 का भी, 118 का भी। तो उससे पहले आपको ये टेबल एकदम लर्न हो जाना चाहिए जो हमने अभी लिखा है। क्लियर? उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल की। क्लियर? तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे कैसे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में अरेंज किया गया, ये मैं आपको एक बार खुद भी बना के दिखाऊंगी कि कैसे आपको ये लर्न करना इजी हो जाएगा। पहले हम चीजें समझ लेते हैं जहां पे मुझे कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, देखना यहाँ पे ध्यान से, मैं देख रही हूँ मार्कर हम कौन सा यूज करें ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये बेटर है। यस बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग की थी लेवोइसियर से, ठीक है? लेवोइसियर जी ने मेटल नॉन मेटल को डिफरेंशिएट किया था। मेटलॉइड, मेटल्स क्या होते हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स होते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से दोनों अरेंज हुए थे, मेटलॉइड्स होते हैं। तो यहां पर इस पीरियोडिक टेबल में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
एलिमेंट्स अरेंज्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऊपर देख रहे हो 18 ग्रुप दिखाई देंगे और नीचे आपको दिखाई देंगे 7 पीरियड्स। ये क्या है बेटा? ये है ग्रुप्स। क्या है बेटा? ये है ग्रुप्स। ये है ग्रुप्स और ये क्या है? पीरियड्स जो नीचे की तरफ है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। एलिमेंट्स अरेंज है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इनका एटॉमिक नंबर कैसे है? देखो बेटा कैसे है। हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। हीलियम का कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहां तक तो आपको याद रखना ही रखना है। क्या याद रखना है? एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में भी डिफरेंशिएट किया गया है और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में भी। तो बेटा याद रखना है कैसे? भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। क्या? भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, जिसमें आपको कंसीडर कर लेना है जर्मेनियम को भी और एंटीमनी को भी। मैम ये आपने क्या बता दिया, हमको समझ नहीं आया। बेटा जहां पे मैंने एनसर्कल किया है ना इस तरीके से, वहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है मेटेलॉइड्स को। किसे रिप्रेजेंट किया है बेटा? मेटेलॉइड्स को। बट ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना? दैट बोरोन, अरे भाई यही पहनाएगा क्या? ये ध्यान रखना बेटा, बोरोन इज अ नॉन मेटल। कहीं कहीं की एनसीईआरटी, कहीं की एनसीईआरटी नहीं बेटा, किसी रिफ्रेशर में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि बोरोन मेटेलॉइड है, क्योंकि ट्रिक्स में से इंक्लूड किया गया है। बट बोरोन इज अ प्योर नॉन मेटल। मेटेलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो मैंने मार्क किया है ना, इसके राइट हैंड साइड वाले सारे के सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पूरी पीरियोडिक टेबल में ये सब के सब क्या है? ये है बेटा मेटल्स। क्या है? मेटल्स। रेस्ट, ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिफरेंशिएट हुई है। अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने सब शेल्स के बारे में पढ़ा है, SPDF। जब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन हम जिस सब शेल में भरते हैं वो हमें बताती है कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कौन से एलिमेंट है बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये कैसे एलिमेंट्स है बेटा? ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये कैसे एलिमेंट्स है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ऐसा लग रहा होगा मैम एफ ब्लॉक वाले कहां गए? बेटा एफ ब्लॉक वाले ग्रुप 3 में ही प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज वो सारे ग्रुप 3 में होते हैं, उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो हमें और क्या याद हो जाएगा? हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है मैम? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा जो हम उनकी इनर्ट गैस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम वहां से, भाई बचपन में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकालते थे? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाती थी उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर उसको 8 से माइनस कर दो तो वैलेंसी आ जाती थी। अब यहाँ पे देखो बेटा,
ग्रुप 1 वाले जो हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां से हम इनकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। वैलेंसी कैसे निकालेंगे बेटा, अभी मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 वालों का क्या था बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ग्रुप 1 वालों का, दैट इज NS1। ग्रुप 2 वालों का NS2। ग्रुप 13 वालों का NS2NP1। अब ये N यहां पर क्या होता है, कोई बताएगा? ये N होता है यहां पर, जो आपने बोर एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, क्वांटम नंबर में पढ़ा था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें एनर्जी लेवल के बारे में बताता, शेल के बारे में बताता था। यही है जो हमें किसके बारे में बताता है, पीरियड के बारे में। यही है जो हमें शेल के बारे में बताता है। तो वो क्या होता है बेटा यहाँ पर, वो यहाँ पर हम एन से डिनोट करते हैं। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में ही प्रेजेंट होगा। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 वाले जो हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीनों को छोड़कर रेस्ट ऑल आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अभी हम लिखेंगे, तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो डी का ऑर्बिटल होता है ना, जैसे 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड का मतलब फर्दर बॉन्ड बनाता है, ट्रांजिशन बॉन्ड बना देगा। लेकिन जो ये होते हैं ना, इनके पास डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पीरियड नंबर, अब बात आती है मैम याद करने की ट्रिक भी बता दो, तो इसके लिए मुझे बहुत ब्राइट सा कोई कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपके सामने ड्रॉ करके भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम को तो याद ही रखना, लाइक अ टैबलेट, नाम याद रखना बेटा। क्या डॉक्टर तो बनोगे तुम लोग, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो, राइट? सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो, तो क्या नाम याद रखना बेटा उस टैबलेट को, लीबेबकनॉफनी। ये जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी जो टेबल में खुद बनाऊंगी उसमें। ठीक है, तो एक टेबल हम खुद बना लेते हैं, देख लेना बेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने ले लिए 18 ग्रुप है ना अपने पास, तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ये ऐसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 कैसे आएंगे फिर? ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर? लाइक अ टैबलेट, और इसी तरीके से पीरियड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लाइक अ टैबलेट का क्या नाम याद रखना, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन और हीलियम को याद रखना ग्रुप 1 के अंदर। क्लियर? फिर लाइक अ टैबलेट लीबे बकनॉफनी, क्या लीबे, फिर ग्रुप 13 से दैट इज ब क न ओ फ नी। क्लियर? अब उसके बाद आपको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में याद करने का तरीका बता देती हूँ। तो ग्रुप 1 जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, कैसे याद रखना है, ली ना की रब से फरियाद। क्लियर? साथ साथ लिखते भी जाना हिंदी में भी। फिर ग्रुप 2 को कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। कोई दिल पे मत ले लेना, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम यहाँ पे राजी बोलो, बट मैं यहाँ पे रोए बोलती हूँ, क्योंकि कुछ करोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं, कुछ बनोगे नहीं तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो फिर कन्या सुंदर कैसे मिलेगी। ठीक है, तो अगर कन्या सुंदर चाहिए, ठीक है, कन्या सुंदर क्या अच्छी लड़की भी अगर चाहिए तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मोह माया से दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, बोरोन फैमिली कैसे रखना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन आलू गाजर इन थेला। नेक्स्ट कहे
सीता जी सुनो प्रभु। अब इधर मैंने एक ट्रिक बताई थी अर्जुना नीट में, बच्चों ने दिल पे ले लिया था, इसलिए ना मैं वो ट्रिक यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे दूसरी ट्रिक आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ, वही वाली बता देते हैं, दूसरी वाली। हाँ, नाना पापा 80 सब भिखारी, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर कर 0 रन पर। और आज तो मैच भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो आप लोग देख रहे हो, कल आप लोग क्लास देखोगे। फिर आपको याद रखना है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे? मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ब्लू से बना रही हूँ। कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ठीक है। शक्तिवान करे मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। शक्तिवान करे मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक, ठीक है। फिर आती है 4D सीरीज, जिसमें लास्ट लैक्टन 4D में प्रेजेंट होता है। डी ब्लॉक का नेक्स्ट एलिमेंट जो कि 5th पीरियड में होता है। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वाला, ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से याद करना है, जो मैंने बोला है वो साथ साथ लिख लेना, ताकि आपको ये लिखना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या क्या पता कर सकते हो बेटा? यहां से आप ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर सब पता कर सकते हो, अगर आपको ये ट्रिक्स याद है तो। क्लियर? तो ये ट्रिक्स है बेटा, इनको कैसे लिखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता ही दिया। ग्रुप 1 वाले जितने भी हैं उनका होता है बेटा NS1, ग्रुप 2 वालों का होता है NS2। लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में होगा, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? इनका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अभी। क्लियर? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये सारे क्या हैं? दे आर नोन एज D ब्लॉक एलिमेंट्स, और वी कैन से है, क्या बोल सकते हैं इन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज 3, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि इनका फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, दे ऑल आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा, तो ग्रुप 13 वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1। ग्रुप 14 वालों का क्या होता है बेटा? दैट इज NS2 NP2। ग्रुप 15 वालों का NS2 NP3। ग्रुप 16 वालों का NS2 NP4। ग्रुप 17 वालों का NS2 NP5। ग्रुप 18 NS2 NP6। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टिल आप लोगों को पीरियोडिक टेबल खरीद के लानी है और सामने अपनी टेबल पे लगानी है। कोशिश करना खुद ड्रॉ करो और फिर मुझे सेंड करना, ठीक है। मेरे को दिखाना कि तुमने कैसी पीरियोडिक टेबल याद करके बनाई है। तुम चाहो तो मैं हिंदी का भी लिख सकती हूँ, लिख दूं क्या? चलो बेटा लिख ही देती हूँ, ताकि आपको याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम आप याद रखोगे, ली बे ब क न, टैबलेट्स के नाम ऐसे ही होते हैं, ऑफ नी, लीबे बकन ऑफ नी। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा बेटा क्या? नाम जी आलसी, PSCL और कैसे, तो फिर तो ऐसे याद कर लेते, ली ना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। क्लियर? फिर यहां पे आ जाते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नाना पापा 80
सब भिखारी, कोई दिल पे मत लेना, एक ट्रिक है। ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर कर 0 रन पर। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे बेटा, ये भी बता देते हैं। शक्ति, शक्ति वान करे मना, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। क्लियर? 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद। क्लियर? 5D सीरीज। 6D सीरीज, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई पिटाई और होगी। क्लियर? ये याद रखना बेटा। तो इससे आपको इतने भी एलिमेंट्स अगर लर्न हो जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताती हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल बोरोन को हमने देखा ध्यान से। ठीक है, जब हमने बोरोन को देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बोरोन कहां से बिलोंग करता है। बोरोन बिलोंग करता है ग्रुप 13 से, और कौन से पीरियड से, सेकेंड पीरियड से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, NH2 NP1। तो ये N क्या है, पीरियड नंबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। एटॉमिक नंबर 5 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है, हीलियम। तो ब्रैकेट में लिख दिया हीलियम। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना NH2 NP1, और N होता है इसका पीरियड नंबर। तो बोरोन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से। सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, एटॉमिक नंबर जितना भी हो हमें नहीं पता एल्यूमिनियम का याद होना चाहिए बेटा 13। मैंने कहा ना 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक का तो एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, दैट इज 13। और 13 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 13 से पहले नोबल गैस आती है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, बैंगन आलू गाजर इन थेला। फर्स्ट पीरियड खाली होता है, सेकंड में बोरोन होता है, थर्ड में कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो N की जगह 3 आ जाएगा, 3s2 3p1। तो आपको क्या लिखना आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कि यहाँ से आप क्या क्या पता कर सकते हो। अब बेटा ये 2 क्या होता है, ये 2 होता है शेल नंबर, और किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 3। क्योंकि S में हो या P में हो है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज इट इज इधर भी 3। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते तो हम 8 से माइनस करते, लेकिन ऑलरेडी 4 से कम है तो वैलेंसी भी 3 और 3, तो हमें वैलेंसी निकालना आ गया। तो हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अगर हमें उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। ठीक है बेटा, वहां से हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इसके और क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाती हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। वन बाय वन हम सभी एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बेटा, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट।
कैसे पता चलता है कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है? क्या बताया मैंने, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में प्रेजेंट होता है वो बताता है कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है. दीज आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू एस ऑर्बिटल ऑफ आउटरमोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेल के लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट. तो जो सब ग्रुप्स बने हुए थे उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1A दैट इज अ सब ग्रुप 2A दैट इज आल्सो सब ग्रुप का अब कोई रोल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ग्रुप्स याद रखने हैं बेटा, ठीक है. तो ग्रुप 1 है जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 है जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. ग्रुप 1 वालों की सबकी वैलेंसी 1 और ग्रुप 2 वालों की सबकी वैलेंसी फॉरएवर के लिए 2 होती है. ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. नाम भी याद होना जरूरी है, ठीक है. लीना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम इज मिसिंग. नेक्स्ट बेटा ग्रुप 2 जो है जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम. ये क्या है हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट बेटा. नेक्स्ट दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 से लेकर 2. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एस ब्लॉक एलिमेंट का, क्योंकि ये तो क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, और ये आपको पता है कि एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है. ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी they have high tendency to lose 1 or 2 इलेक्ट्रॉन. रेस्ट अभी मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस नहीं किया है, स्टिल थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए. मान लो बेटा ये एक एटम है और ये एटम की शेल्स हैं. किसी भी गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. क्या कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी. और हमारे पास 4 सबशेल होती है बेटा, SPDF, क्लियर, 4 ब्लॉक्स है. जो एस ऑर्बिटल होता है दैट इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज होता है. तो इस केस में जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है. फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो ये स्टेबल हो रहा है. तो इस केस में दे आर ऑलवेज रेडी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बन जाते हैं, Na+ बन जाते हैं. और दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए लिखा, ग्रुप 2 वालों के लिए. तो ये सारी प्रॉपर्टी है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बेटा, इजी होता है, टू लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या चार्ज अटेन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड देयर मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट मेटल की प्रॉपर्टी को शो करना, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. एंड दिस प्रॉपर्टी एज वेल एज रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप दैट मीन्स लीना की रब से फरियाद. डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है बेटा, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, इनकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. दे हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, आपने देखा सोडियम, कभी अगर लैब में गए हो तो सोडियम पानी में भी आग लगा देता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम. तो दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट. लिथियम एंड बेरिलियम जो है, दैट लिथियम एंड बेरिलियम
ये अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं और ये रेस्ट मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा एनोमलस बिहेवियर। क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। जो रेस्ट मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने का बिहेवियर होता है उसे हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, अजीब सा व्यवहार। फॉर्म्स मेनली कोवेलेंट कंपाउंड, बाकी एस ब्लॉक के जितने भी हैं वो आयनिक ही बनाते हैं एक्सेप्ट दीज टू, व्हाइल अदर एलिमेंट्स मेनली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। बाकी सब के सब कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट्स अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? बात करते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करते हैं बेटा? दीज आर एग्जिस्ट फ्रॉम, अभी हमने डिस्कस किया, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। अगर सब ग्रुप भी आपको जानने हो तो 3A होता है 13, 4A होता है 14, 5A होता है 15, 6A, 7A एंड दैट इज 8। तो हमने बोला था एस एंड पी ब्लॉक, मैंने आपको बताया था कंबाइनली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो सब ग्रुप ए में क्या प्रेजेंट थे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और सब ग्रुप बी में क्या प्रेजेंट थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट्स व्हाई दीज ऑल आर प्रेजेंट इन सब ग्रुप ए, राइट? तो यहां पर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मेनली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है बेटा? NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। क्लियर? 1 से लेकर 6 तक। तो जो ग्रुप 13 वाले हैं उनका होता है NS2NP1, 14 वालों का NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इससे हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपने सीखा था, कैसे सीखा था बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जब आपने चारों क्वांटम नंबर पढ़े थे तो कौन से 3 रूल फॉलो करते हो? अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीनों को कंसीडर करते हुए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ बेटा। अबाव जी ने क्या कहा था? एलिमेंट्स आर, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और एनर्जी आप कैसे निकालते थे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए? N+L रूल से। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p ये ऐसे ही आया था हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट आपने पढ़ा था बेटा दैट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। In an orbital, no two electrons can have same value of all the 4 quantum number. और कैसे डिफाइन करते हैं? और इसको हम डिफाइन करते हैं an orbital can accommodate maximum of 2 electron. एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जब भी आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है। तो उस केस में सबसे पहले आप हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे और उसके बाद उनकी पेयरिंग करवाओगे, राइट? तो ये 3 रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें बेटा, इसमें मेनली नॉन मैटर्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी पीरियड हैं पी ब्लॉक के, दैट टर्मिनेट्स एज नोबल गैस। वो खत्म कहां होता है? नोबल गैस पे। which contains fully filled highly stable NS2 NP6 configuration। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जो हमारे पास ग्रुप 18 है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP6। NS2 NP6 दैट इज आउटर मोस्ट शेल में 18 आउटर जो उनका लास्ट शेल है वो कैसा होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तभी तो इन्हें हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्यों? जो स्टेबल होता है वो रिएक्ट नहीं करता। तो जो स्टेबल है वो ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, वो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहता, तभी तो वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। ये कंपाउंड फॉर्म क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, राइट? लेकिन ग्रुप 18 वाले नहीं कंपाउंड बनाते, दैट इज द रीजन, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैसेस do not have any affinity। affinity का मतलब क्या होता है बेटा? affinity is all about tendency to attract, tendency to attract and
find or lose electron are chemically almost unreactive. केमिकली कैसे होते हैं बेटा? ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं. नोबल गैसेस के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम पी ब्लॉक वालों की, दैट इज ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 की. ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? हम डिस्कस करेंगे जब हम पी ब्लॉक डिटेल में जाएंगे. इन्हें चाल्कोजेंस भी बोलते हैं. चाल्कोजेंस, दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और इसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं. तो जो ओर्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? जिनमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, कंबाइंड स्टेट में, और जिस सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है. दैट्स व्हाई इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. दीज आर नोन एज चाल्कोजेंस. ग्रुप 17 these are known as halogens. halo mean क्या होता है बेटा? salt. gens means producing, salt producing elements present होते हैं. और ये कौन से हैं बेटा? जो हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ऑक्सीजन फैमिली में तो क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. और इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. these are known as halogens. due to वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन अभी हमने नहीं पढ़ा है, करेंगे हम डिस्कस. हिंट दे देती हूँ, जैसे मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी का बताया था. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी देनी पड़े उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंथैल्पी मींस हीट चेंज. रिलीज हो रही है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दो तरीके की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव. डिटेल में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे. दैट्स व्हाई हैव टेंडेंसी टू गेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन. इनकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की. एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे अपन अलोंग द पीरियड जाते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट, जब हम अलोंग द पीरियड चलते तो पहले एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर पी ब्लॉक आता है. तो पी ब्लॉक में जनरली सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है. उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. लीस्ट रिएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 13 एंड 14. नोबल गैस को अगर अलग कर दें तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है हमारे पास, नॉन मेटल्स जो है हमारे पास, वो कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 13 और 14 से जनरली. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर फैक्ट बेस्ड नहीं है. रेस्ट बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज हमने जितना पढ़ा है, ठीक है, उसका मैं ब्रीफ आपको दे देती हूँ. ब्रीफ क्या है बेटा? आज हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, ठीक है. फर्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा लेवोइसियर क्लासिफिकेशन के बारे में. आपको ये सारी चीजें रिवाइज करके आनी है बेटा, क्योंकि कल आते ही सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, कुछ उसके आंसर आपको आने चाहिए. सेकेंड आपने डिस्कस किया डोबर रियनियर स्ट्राइट, क्लियर. फिर हमने डिस्कस किया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फिर हमने डिस्कस किया टैल्यूरिक हेलिक्स, AEB, डी कैनकॉर्टॉइज जी ने जो दिया था, डी कैनकॉर्टॉइज जी ने हेलिक्स. फिर हमने क्या डिस्कस किया बेटा? लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन. फिर हमने डिस्कस किया बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. और फिर आज हमने स्टार्ट कर लिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे सारी चीजें, क्योंकि बेटा अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो अगली क्लास लेना ही मत. क्लियर बोल रही हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास लेना ही मत. आज फर्स्ट क्लास है, 10 मिनट्स मैंने कम पढ़ाया, ठीक है, बट चीजें अच्छे से रिवाइज करना. सिंपल था, लेवोइसियर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड नहीं बताया, बाहर हो गया. डोबर्नियर्स ट्राइड्स बनाए,
group of 3 elements having similar properties. Mass of middle element is average of first and third. Newland law of octaves, arrange in increasing order of their atomic mass. And property of every 8th element, resemblance with the first element. Drawback, valid up to calcium only. एक ब्लॉक में 2 एलिमेंट रख दिए, ये इनके डीमेरिट्स थे. नोबल गैस जब आए ना हो पाया. टेल्यूरिक हेलिक्स, AEB डी कैनकॉटाइज जी ने दिया 1862 में. सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया गया एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम. एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पर एलिमेंट्स का एक ग्राफ आया. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स ने पीक्स को ऑक्यूपाई किया. क्लियर. नेक्स्ट, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उन्होंने डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई किया. एंड हैलोजेंस, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स ने असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई किया. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, अब तक की सबसे अच्छी पीरियोडिक टेबल, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया. Elements are arranged in increasing order of their atomic mass and their properties are repeated after a fixed interval of time. उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बताया. पहली बार सिस्टमैटिकली स्टडी किया गया. फिर उनके एडवांटेजेस भी बहुत थे. एडवांटेजेस क्या थे? जो एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी पोजीशन रखी गई, और जब वो एलिमेंट्स आए डिस्कवर होकर तो वो अपनी प्रॉपर्टी से जस्टिफाइड थे. ठीक है. फिर इनके भी ड्रॉबैक्स थे. इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन कुछ एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में थे. आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं. राइट. नेक्स्ट, नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, नो प्लेस फॉर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड. ड्रॉबैक्स. राइट. नेक्स्ट बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी चल रहा है, चलेगा नेक्स्ट क्लास तक. उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे. आज हमने जितना पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करके ऑन द टिप्स करके आना बेटा, तब तो मजा है. हर चीज पे हम क्वेश्चन तभी करेंगे, मैं आपका रिस्पॉन्स चेक करूंगी, उसके बाद पढ़ना तो है ये बेटा. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते रहेंगे अब तो जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू बच्चों.